पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान ऑक्शन हाउस के अंदर आ गया होता है। वहां आने के बाद ऑक्शन हाउस की जो ओनर होती है जिसका नाम लिन था, वो कई सारे ट्रेजर को वहां पर लेकर आती है, जिस पर सारे लोग अपने अपने हिसाब से बोली लगा रहे होते हैं। जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उससे वो ट्रेजर मिल जाएगा। साथ ही वहां पर तो लोग लिन की सुंदरता देखते हुए और ज्यादा बोली लगा रहे होते हैं, क्योंकि जो भी वहां पर महंगी चीज खरीदता उसे लिन फ्लाइंग किस भी दे रही थी, जिस वजह से तो सभी ने सस्ती चीजों को महंगे में खरीद लिया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिन ने वहां पर एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड को लेकर आया था, जिस पर सारे लोग बोली लगा रहे होते हैं, और उस पर बोली मास्टर लुओ फेंग ने 20 मिलियन सोने के सिक्के लगा दी थी। ये देखकर तो बातियान के फादर भी हैरान रहते कि सच में इस लुओ फेंग के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। इतना पैसा तो मेरी दुश्मन फैमिली जो है उसके पास भी नहीं होगा। सच में अल्केमिस्ट के पास पैसों की कमी नहीं होती है। जिसके बाद लिन वहां पर कहती है जब आगे कोई भी बोली नहीं लगाना चाहता है तो ठीक है, ये स्वॉर्ड मास्टर लुओ फेंग की होती है। उन्हें ये स्वॉर्ड 20 मिलियन सोने के सिक्के में दी जाती है। ये देखकर तो लुओ फेंग खुश हो जाता है कि चलो मेरे पास मेरी स्वॉर्ड तो आई। जिसके बाद लिन वहां पर एक ग्यूगिन को लेकर आती है, जो कि अगला मिस्टीरियस वेपन होने वाला है। उसके अंदर से भी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है, वो भी फायर वाली थी। और इस वेपन को भी किसी और ने नहीं बल्कि उसी मास्टर ने बनाया था जिसने पिछली वाली पावरफुल स्वॉर्ड को बनाया था। इसलिए ग्यूगिन को भी देखकर सारे लोग वहां पर अपनी अपनी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। और उसकी भी बोली सबसे पहले लुओ फेंग ने लगाई होती है, जो कि 2 मिलियन सोने के सिक्के थी। जो देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं कि कहीं ये लुओ फेंग अंबानी का बेटा तो नहीं, यार इसके पास कितना पैसा है, ये सबका तो ये मुंह बंद कर दिया। और दोबारा से सारे लोगों के पास पैसों की कमी हो गई होती है, इसलिए वो ग्यूगिन भी 2 मिलियन सोने के सिक्कों में मास्टर लुओ फेंग को ही मिल जाता है। सारे लोग वहाँ पर शर्मिंदा होते कि हमारे पास तो हमारी जेब खाली हो चुकी है, कुछ के पास तो घर जाने के पैसे नहीं थे, तो अब वो आगे क्या ही खरीद लेंगे। जिसके बाद लिन वहाँ पर कहती है अब जो यहाँ पर ट्रेजर आने वाला है वो इस ऑक्शन हाउस का सबसे लास्ट ट्रेजर है। इसके बाद यहाँ के सारे ट्रेजर खत्म हो जाएंगे। लिन वहाँ पर एक जेड जैसी चीज को बाहर निकालती है और उससे कहती है जहाँ तक कि मैंने इस जेड के बारे में जानकारी निकाली है उसके बारे में मुझे पता चला है कि ये स्काई फायर से रिलेटेड है, और ये वही चीज थी जिसकी तलाश में बातियान काफी सालों से था। वो उसे ही खरीदने के लिए इस ऑक्शन हाउस में भी आया था। और स्काई फायर का नाम सुनकर तो सारे के सारे लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह जाते कि क्या सच में स्काई फायर से रिलेटेड है ये जेड? अगर ऐसा है तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। जितनी ज्यादा इसके अंदर पावर है उतनी ही ज्यादा इसकी कीमत भी होगी। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर अब भी ऐसा कोई मौजूद होगा जो यहाँ पर इतने सारे पैसे देकर इस स्काई फायर को खरीद सके। लेकिन वहाँ पर अंबानी का बेटा जो बैठा होता है लुओ फेंग वहाँ पर 30 मिलियन सोने के सिक्के की कीमत लगा देता है कि मैं इस जेड के 30 मिलियन सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ये दे दो। तब वहाँ पर जो भाई होते हैं वो लोग अपना घर बार दाव पे लगाते हुए 31 मिलियन सोने के सिक्के वहाँ पर लगा देते हैं उस जेड के लिए। लेकिन तब वहाँ पर वो लोग कुछ कहते हैं उससे पहले ही लुओ फेंग वहाँ पर 40 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है कि मैं 40 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो वो दोनों भाई ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो सकता। मैंने तो रोड पे आने की कीमत लगा दी थी 31 मिलियन सोने के सिक्के, लेकिन तब भी मैं इसे नहीं खरीद सकता, चले जाने दो इसे लुओ फेंग के पास ही। इसलिए लिन वहाँ पर कह रही होती है मैं वापस से कह रही हूँ क्या कोई भी 40 मिलियन से ज्यादा इसके ऊपर कीमत लगाना चाहता है? अगर नहीं चाहता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ कि ये स्काई फायर भी मास्टर लुओ फेंग के पास ही जाती है, जिस वजह से लुओ फेंग को वो स्काई फायर भी मिल जाता है। वो जैसे उसे हासिल करता है उसे वो वहाँ पर बातियान को देखते हुए कहता है देखो मुझे तुम्हारी चीज मिल गई है, क्या अब तो तुम खुश हो ना इसे पाकर? तो बातियान भी उसे इशारा करता है। और अब यहाँ पर लिन कह रही होती है अब यहाँ पर से ये ऑक्शन हाउस खत्म कर दिया जाता है, अब यहाँ पर कोई ट्रेजर ही नहीं बचे, इसलिए आप लोग अब यहाँ से अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले अपने पैसे देते हुए जाना, वरना हम तुम्हारे घर में घुस कर तुमसे पैसे छीन लेंगे। इसलिए सारे के सारे लोग ऑक्शन हाउस को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम उस लड़की को भी देखते हैं जो लड़की नहीं बल्कि लिंगरी थी, जिसने अपना रूप बदला हुआ था और उसने खुद का रूप बदलते हुए एक लड़की में खुद को ढाल लिया था ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि वो बातियानी है जो अपने साथ किसी लड़की को लेकर घूम रहा है। अब बातियान वहाँ से लिन के पास लिन उसे देखकर कहती तुमने जो मुझे पिल दी थी बेचने के लिए उसके 8 मिलियन सोने के सिक्के मिले हैं, लेकिन मैंने उसके बदले तुम्हें तालिस्मान दिया था उसकी कीमत मैं उसमें से काट लेती हूँ, लेकिन तब भी तुम्हारे पास 2 लाख सोने के सिक्के बचते हैं, क्या तुम उसका भी कुछ यहाँ पर खरीदना चाहोगे? तब लिन बातियान को वहाँ पर सेड्यूस करते हुए कहती है देखो तुम्हारे पास अब भी थोड़े बहुत पैसे बचे हैं और ये रात भी काफी ज्यादा लंबी है, चाहो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, जहाँ तुम अपने बचे हुए पैसे को यहाँ पर खर्चा कर देना। लेकिन बातियान उससे बचे हुए पैसे लेते हुए कहता है मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ और भी काम है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और इतना कहते हुए सीधा लिन को इग्नोर मारकर वहाँ से चला जाता है। बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा है बातियान। जिसके जाने के बाद वहाँ पर वो एल्डर आता है जो लिन से कह रहा होता है इस बातियान के अंदर तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इसने यहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कैसे की? लेकिन लिन उससे कह रही होती है उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया बल्कि तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। ऐसे बंदे बहुत ही कम होते हैं जिनके पास पावर भी हो और उनका दिल भी इतना अच्छा हो, लेकिन ऐसे ही बंदे की तो मैं तलाश में भी थी, इसलिए मैं ऐसे तो बातियान को यहाँ से जाने नहीं दे सकती, मैं ऐसे अपने पास ही रखूंगी। इधर लुओ फेंग जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसके पास वो बदमाश बटले भैंस का फादर और दूसरे वाले जो भाई थे उनमें से एक वहाँ पर आ गया होता है, जो वो दोनों वहाँ पर आने के बाद लुओ फेंग से कह रहे होते हैं अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हारे जो पास जो ट्रेजर है जो तुमने यहाँ से खरीदे हैं उसे वापस कर दो, अगर तुमने अपने ट्रेजर हमें यहाँ पर दे दिए तो इसके बदले
बदले हम तुम्हारी यहाँ पर जान बख्श देंगे, वरना हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देने वाले। लो फेंग उससे कह रहा होता है, देख मेरा दिमाग पहले से खराब है, उसका भाजी पालक मत कर, वरना ऐसी झापड़ दूंगा ना कि यहाँ से नाचते रह जाएगा। लेकिन बटले का फादर वहाँ पर कह रहा होता है, देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इज्जत से वो ट्रेजर हमें दे दो, वरना कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे अगर तुमने यहाँ पर हमें मना करने की कोशिश की तो। लेकिन जब लुओ फेंग वहाँ पर अपना बैज निकाल कर उन्हें दिखाता है तो वो उसका बैज देख कर ही हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी वहाँ पर तो हालत खराब हो चुकी थी। वो क्या, ये लुओ फेंग तो सच में एक एल्केमिस्ट है, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेड का। हमने तो इसे किसी नल्ला आदमी समझ लिया था जिसके पास खाली पैसे हैं, जो उसके बाप से इसे मिले होंगे, लेकिन ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। इसने खुद के पैसों से सारी चीजें कमाई है। हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर इसका मुकाबला कर पाएंगे। हमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी इससे पंगा लेकर। ये अकेला बंदा इतना खतरनाक है कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर देगा। लुओ फेंग वहाँ पर कह रहा था, क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? लाओ मैं सिलाई कर देता हूँ। तुम लोग तो कह रहे थे कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, मैं तो तुम्हारी आज की रात की चांद ही हराम कर देता हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम रात के चांद को भी नहीं देख पाओगे। जो सुनकर तो सभी की वहाँ पर हालत खराब हो गई होती है। वो लुओ फेंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहे होते हैं, अल्केमिस्ट हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल इंसान है, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप जो चाहेंगे हम वो करने के लिए तैयार, बस आप हमारी यहाँ पर जान बख्श दो। लुओ फेंग उससे कह रहा होता है, अरे तुम्हारे साथ बात करके तो मुझे अच्छा लग रहा था, पहली बार मुझे कोई एटीट्यूड वाला बंदा मिला था, लेकिन तुम लोग तो देखो इतनी जल्दी फुस हो गए। भाग यार, मजा नहीं आया तुमसे बात करके। बटले का फादर तो खुद को ही धड़ाधड़ थप्पड़ मार रहा होता है कि अल्केमिस्ट मुझे माफ कर दो, मैं खुद को ही मारने के लिए तैयार हूँ। मैं ही पागल इंसान था जिसका दिमाग फिर गया था, जो आपसे पंगा लेने के लिए आ गया। तब लुओ फेंग वहाँ पर सभी को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर उनसे कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। देखो मैंने इस ऑक्शन हाउस के अंदर टोटल 80 मिलियन सोने के सिक्के गवा दिए हैं, तो तुम लोग को मेरी मदद करनी होगी पूरे की पूरे 80 मिलियन सोने के सिक्के वापस हासिल करने में। मैं तुम लोगों को 5 दिन का टाइम देता हूँ, कहीं से भी जाओ और 80 मिलियन सोने के सिक्के का बंदोबस्त करो। अगर तुमने 5 दिनों के अंदर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो मैं तुम सबकी यहाँ पर जान ले लूंगा। जो सुनको तो सभी घबरा जाते हैं। वो उससे कह रहे होते हैं, नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी करके पूरे के पूरे पैसों का बंदोबस्त कर देंगे। हम अपना घर बार सब बेचने के लिए तैयार है, बस आपके पैसे वापस देने के लिए। जिस पर लुओ फेंग कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस 5 दिन का इंतजार करता हूँ मैं, वरना छठे दिन का सूरज तुम लोग नहीं देख पाओगे। और इतना कहने के बाद वहाँ से चला गया होता है। जिसके जाने के बाद वो सभी परेशान होते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत ले ली, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, हम तो अपना घर बार सब बेच दे तब भी इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सकता, वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर। वो दोनों भाई में से एक भाई कह रहा होता है, हमारे पास एक अच्छा आइडिया है, हम बायतान की फैमिली में जाते हैं और उसके घर बार को बेचकर उनकी जितनी भी जायदाद होगी सभी जबरदस्ती उनसे छीन लेंगे, जिसके बदले हमें कुछ तो पैसे हासिल हो ही सकते। वो सारे के सारे पैसे जब तक के लिए हम लुओ फेंग को दे सकते हैं। दूसरा भाई कहता है, ये करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरा वाला भाई उससे कह रहा होता है, अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी जान जा सकती है, इससे बेहतर यही होगा कि बायतान की फैमिली की जान चली जाए, वो मर जाएंगे, उसके बदले हमें थोड़े तो पैसे मिल सकते हैं जिससे हम यहाँ पर अपनी जान बचा लेंगे। वैसा भी हमने यहाँ पर बायतान के फादर को तो देख ही लिया, लगता है ऊपर वाला हमारे साथ है, हम उसे पकड़ कर कैसे भी करके उसे उसकी सारी जायदाद वगैरह लिखा लेंगे, जिससे सब कुछ हमारा हो जाएगा। जिस पर बटले का फादर कहता है, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बायतान या उसकी फैमिली से पंगा लेना है ना, मैं इसके लिए तैयार हूँ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। इधर हम बायतान के फादर को देखते हैं, वो जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पर कुछ बदमाश आकर उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो वो भी घबरा जाते हैं कि यार ये कौन सी मुसीबत मेरे गले आकर पड़ गई। वो बदमाश वहाँ पर अपनी स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधा बायतान के फादर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। ये देखकर बायतान के फादर भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।